दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कानूनी चर्चा में। आज कानून की भी बात होगी और साथ साथ में दूसरी चर्चाएं आम व खास होगी। तो आज मैं कश्मीर में जुड़ा हूं अपने मेहमानों से। तो एक हमने पहले डिस्कस किया, एक तो आवाज आई कश्मीर से, उन्होंने कहा कि हम चर्चा कर वो जजमेंट है आर्टिकल 370 की 19वें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिसेंट बैक में दी, तो उससे क्या इफेक्ट हुए सोशियो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल, वो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या डायरेक्शन दी थी। तो मैं जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं जी असलम, मोहम्मद असलम एडवोकेट हैं, वो असलम साहब इंट्रोड्यूस करेंगे मेहमानों से और शुरुआत करेंगे। इस जो चर्चा है हमारी आम भी रहेगी और खास भी रहेगी, इसमें कानून की बात भी होगी और थोड़ा थोड़ा दोरा जे तीन हमने रखे हैं, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड कल्चरल अफेयर्स बारे में भी अगर कोई बात करेगा उसमें भी होगी कि इस वक्त क्या स्टेटस है, क्या आप नाजरीन, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट पे डिस्कस किया, जिसमें कहीं एकेडमिशियंस, एडवोकेट्स, रिटायर्ड जजेस और जर्नलिस्ट जुड़े हुए थे, और आज का हमारा जो टॉपिक है सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द कंट्री विज़ाविज़ जम्मू एंड कश्मीर। क्या जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद कोई तब्दीली आई है डेवलपमेंट को लेकर के? उस पे आम और खास चर्चा आज चलेगी। हम एडवोकेट नाजिश साहब के साथ भी जुड़े हैं और एक सीनियर जर्नलिस्ट क्राइम से हमारे साथ जुड़ी हैं मीर सबीन गुलजार जी। तो हम इनके ओपिनियन भी जानेंगे और जज साहब से भी हम ये जानेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर में सोशो इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट में कोई बेहतरी आई है, अगर आई है तो उसको और ग्लैमराइज करने से क्या जम्मू कश्मीर के इक्तिसादी हालत बेहतर हो सकते हैं? क्या वुमेन एम्पावरमेंट या यूथ एंगेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का जो रास्ता है वो खुल सकता है? क्या जम्मू कश्मीर में इक्तिसादी हालत बेहतर हो सकती है? इन सब सवालों को लेकर के हम आज चर्चा करेंगे, इसीलिए आज के प्रोग्राम का चर्चाए आम और खास नाम रखा है, ना कि सिर्फ कन्फाइंड टू द लीगल टॉपिक। तो मैं डायरेक्टली मीर सबीन जी से इंट्रोड्यूस करने के बाद उनसे एक्सपेक्ट करता हूं कि वो ब्रीफ समरी बताएं और उसके बाद हम जज साहब से सवाल जवाब एक इंटरेक्टिव सेशन के जरिए अपने नॉलेज में इजाफा करेंगे। तो मीर सबीन गुलजार जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच असलम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहां तक आर्टिकल 370 की बात है, जो हमने ग्राउंड जीरो से चेक किया है आज तक या काम करते भी आ रहे हैं, तो आर्टिकल 370 की अगर हम बात करें और 35A, अभी तक जितनी भी वर्डिक्ट्स आए, चाहे इस बारी जो 5 पेज कॉन्स्टिट्यूशन में जो सीजीआई की तरफ से आया कि हर एक चीज पे बात हुई। अगर इलेक्शंस की बात करें, इलेक्शंस पे बात हुई, ह्यूमन राइट्स की बात हुई और प्लस जो स्टेटहुड की बात थी वो भी हुई। तो असलम साहब आपने भी देखा होगा, सुभाष साहब आपने भी देखा होगा, या नाजिर साहब यहाँ पैनल पे हैं, आपने भी देखा होगा कि अगर तरक्की की बात करें, बीइंग बायस या बीइंग वन साइड ऑफ द स्टोरी हम देखें तो इट्स वेरी विजिबल, क्योंकि कोई ढकी छुपी बात नहीं है। टूरिज्म का फ्लो हमारी आंखों के सामने है। इलेक्ट्रिक ट्रेन जो कल तक हमें लगता था कि अब भी टाइम लगेगा, अब भी टाइम लगेगा, हम सोचते थे हम दिल्ली वालों से 100 साल पीछे हैं अभी, लेकिन मुझे लगता है वी आर गेटिंग मोर बेटर देन दिल्ली। ठीक है, उसकी वजह ये नहीं है कि वी आर टॉकिंग ऑन वन साइड ऑफ द स्टोरी। कल तक जो बहनें, जो बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज मैं खुद देखती हूँ, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर ऑफ जर्नलिज्म, द फर्स्ट क्रिटिक वाज माय फैमिली, माय ओन फैमिली, कि बेटी है। इवन माय फादर, दे वर लाइक कि कहाँ जाओगी, बाहर रहना पड़ेगा, तो तुम्हें क्या पता क्या होगा तुम्हारे सब। बट दीज थिंग्स हैपेंड और हमारे सपने भी आज मुझे लग रहा है सच होते आ रहे हैं, क्योंकि वो तरक्की हमारी आंखों के सामने है।
जो आज से 10 साल की सिचुएशन हम टीवी पे बयां करते थे, जो हम आज से 10 साल की सिचुएशन हम प्रिंट पे लिखा करते थे, आज हमारे हाथ भी, मुझे लगता है हम लोग भी खुश हैं, हमारे हाथ भी एक बेहतर कल लिख रहे हैं अपनी नौजवानों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, और वो तरक्की लिखते हुए हमें भी खुशी होती है। इतनी जजमेंट्स जो थी, जो अभी तक नहीं आई हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें आज हमें पॉसिबल दिखती हुई नजर आ रही है। कल तक जो बेटियां बाहर नहीं निकलती थी, आज वही बेटियां अपने हक में खुद फैसला कर रही हैं। क्या आपको ये तरक्की नहीं लग रही है? क्या आपको ये तरक्की नहीं लग रही है कि आज का नौजवान बेटा ये नहीं सिर्फ सोच रहा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, आजकल का बच्चा खुद अपने लिए एक ऐसी बुनियाद कायम करता है जहां पर वो अपने साथ और 10 बंदों को रोजगार दे रहे हैं। मेरी नॉलेज में रिसेंटली मैंने एक स्टोरी पढ़ी जहां पर एक बच्ची हमारी बैंगलोर की यहाँ बिहाई हुई है, उसका अपना फिशिंग फार्म स्टार्ट उसने करा है। तो हाउ कम दिस इज पॉसिबल? कल तक जो बैंगलोर वाले यहाँ अपनी बेटियों को बिहाने से पहले 10 बार ही सोचते थे, आज वो हंसी खुशी अपनी बेटियों को यहाँ बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हालात सामान्य हो रहे हैं, हम लोग वेलकम कर रहे हैं इन चीजों को, और सबसे बड़ी बात है आपका यूथ, आपका फ्यूचर, आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो इस चीज में खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है। नाउ वी वांट डेवलपमेंट। तो मुझे लगता है मुझे लगता है शमीर, मुझे लगता है कि असलम साहब का हमारा से राब्ता कायम नहीं है, कंटिन्यूशन में नहीं है। तो जो आपने बातें की बहुत इसका लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर इज टुवर्ड्स टॉप ट्रांसफॉर्मिंग, जो हमने मुद्दे उसकी जो चेक किए थे। एक आपने कहा बेंगलोर से बच्चियां शादी करके कश्मीर में आ रही हैं जी, और एक मैं जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जी बिल्कुल। पहले क्या था, जो हमारे यहाँ की बच्ची थी ये सोचती थी कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो उसका पीआरसी खत्म हो जाएगा, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट खत्म हो जाएगा। मैडम आपने नोट किया होगा, और आपके पास भी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होगा जिस पे लिखा होगा वैलिड टिल मैरिज। जी जी बिल्कुल। चाहे आपकी शादी दोबारा जम्मू कश्मीर में ही होगी। मतलब इतना रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था एक विमेन बच्ची का राइट कि उसको सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट, और देख एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन थी बिटवीन, और आर्टिकल 14 की वायलेशन थी। ठीक है भाई, जे उस वक्त तक आपको स्टेट सब्जेक्ट दिया जाता था, पीआरसी दे जाती थी जो बेटी कश्मीर की थी, जम्मू कश्मीर की थी और लद्दाख की। कब तक? जब तक वो शादी करके, सिर्फ एक ही हमें ये था, एप्रीहेंशन थी कि जो शादी करके जम्मू एंड कश्मीर के बाहर जाएगी उसमें वो पीआरसी लूज कर देती है, परमानेंट रेजिडेंट जो इंटाइटलमेंट है उसकी वो लूज कर देती है। इसलिए तो फिर उसके में ये हुआ कि भाई एक तो स्टेट में थी तो फिर दोबारा स्टेट पीआरसी बनाना पड़ता था आफ्टर मैरिज। तो एक अगर वो शादी जम्मू कश्मीर में करती थी, अगर जम्मू कश्मीर के बाहर करती थी तो उसका पीआरसी, हाँ राइट ऑफ इनहेरिटेंस रहा। हमारे अपने जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की 3 बेंच जजमेंट है, फुल बेंच जजमेंट है, उसमें ये सारा थोड़ा क्लियर किया था। लेकिन जो मेन जो उस वक्त जो जहां पे नरेटिव सेट था, जहां लोगों की सोच थी, हम कन्फाइंड थे जम्मू एंड कश्मीर को, और जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात बहुत कम थी। तो एक जो हो गया कि अभी अगर बच्ची शादी भी करके बाहर भी चले जाएगी तो उसका राइट इंटैक्ट रहेगा, उसके बच्चों का भी रहेगा। राइट ऑफ इनहेरिटेंस तो नेचुरल राइट है, वो तो पर्सनल लॉ के मुताबिक आएगा, उसमें कोई
रिस्ट्रिक्शन पहले भी नहीं थी, अभी नहीं थी। हाँ, उसने जो प्रॉपर्टी एक्वायर की, जब उसका पीआरसी खत्म हो गया, आगे उसके बच्चों का क्या होगा, ये एक इशू था उस वक्त। तो इसमें हम अभी दूसरा टॉपिक हम आ जाते हैं, जो आपने कहा कि ये Sir, your जजमेंट आई। voice is not clear. Sir, your voice is not clear. आवाज नहीं है, आवाज ठीक नहीं आ रही है। It's disturbing. It's disturbing voice. कट के आ रही है It is आवाज. disturbing. नहीं, your earlier voice was very comfortable. तो ये Please. शायद सबरीन जी की है ना, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। आपकी आवाज आप वैसे अपना क्लियर आ रही है देखो, मुझे। मुझे तो आपका अच्छा आवाज आई थी। आप अपने वो कर सकते हो। आप हमारा सही तो है सर। अच्छा सुनिए, आपका वहां पे होगा कोई। तो एक हमने बात कर दी, जो हमने पीआरसी की निस्बत जो वीमेन के राइट को कर्टेल हुआ था, रिस्ट्रिक्ट जी, हुआ था, बिल्कुल। उसमें अभी वो वाले। अच्छा, अभी हमें जो 370 की जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने दी है, तो जी। जजमेंट का आपको पता है काफी टाइम इस पे चर्चा हुई, आर्गुमेंट्स जी। हुए, और जी। जो पार्टी थी, जो पिटिशनर थे, उनको भी सुना गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सुना गया, और कुछ इंटरवेनर आए, लंबी चौड़ी ये डिस्कशन हुई, बात हुई, और इंडिविजुअली सुना गया सभी को, एडवोकेट, चाहे वो कश्मीर से रहा, जम्मू से हुआ पिटिशनर, जहां इंटरवेनर। तो जजमेंट का को क्रक्स है, हमें जो आम बात करनी है ताकि लोगों को समझ आए हमारी बात। उसमें क्या था, 2 बातें जो इंपॉर्टेंट है। एक, उन्होंने डायरेक्शन दी कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा, भाई आप जो स्टेटहुड है वो जम्मू एंड कश्मीर को दे दो वापस, रिस्टोर करो, रिवाइव करो। हाँ, ड्यूटी आपने बनाया लद्दाख का, वो अपहेल्ड किया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल जो 3 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उससे एक चीज काटी जा सकती है, मतलब उसका एक पार्ट 2 हिस्सों में डिवाइड नहीं हो सकता। 2 ड्यूटी जो किया था वो टू दैट एक्सटेंट जजमेंट ने कहा। उन्होंने फिर कहा ड्यूटी जो लद्दाख वाली है, वी हैव हेल्ड द डिसीजन, ये कानूनी बात कर रहा हूं। तो साइमल्टेनियसली डायरेक्शन वाज मेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रिवाइवल ऑफ स्टेटहुड स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो मैंने पिछले बार भी बात की थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। तो हमने कहा था कि इंडिया इज ए मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और काफी इसका, और जहां तक कहते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम बड़ा पिछले आगे से चलेगा और पीछे भी चल रहा है। तो हम ये कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ये इलेक्शन से पहले, और इस इलेक्शन में भी बात करूंगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की दूसरी डायरेक्शन है कि भाई आप जल्दी से जल्दी पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम रिवाइव करो। तो हमारे यहां पे 3 किस्म की जो इलेक्टोरल सिस्टम प्रवेल करता है। एक आपका आ गया जो डेमोक्रेटिक के 3 वो हैं, पार्लियामेंट हमारे हैं, हमारे पार्लियामेंट की इलेक्शन होगी, स्टेट असेंबली की इलेक्शन, ड्यूटी असेंबली की इलेक्शन हो जाए, अभी कहेंगे फिलहाल, और तीसरा होगा जो पंचायत राज जो अर्बन बॉडीज की इलेक्शन है, म्युनिसिपलिटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, जे आगे पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और डीडीसी की, जे आपको आ गया जो 73 और 74 अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में हुई थी, और काफी टाइम तक ये जो अमेंडमेंट थी, जो ये इसमें जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को, रेस्ट वाले स्टेट को पॉलिटिशियन ने जहां नहीं देने पड़ी, पंचायती राज और अर्बन जो ये एक्सरसाइज नहीं हुए थे लोगों को, ये जो ग्रास रूट पे डेमोक्रेसी कहते थे, नहीं हुई। लेकिन पिछले 5 साल से जहां पे एक ग्रास रूट पे पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था, जो अभी खत्म होने जा रहा है। हम चाहते हैं जे इसकी इलेक्शन भी साफ हो जाए, असेंबली की हो या पार्लियामेंट की, और उससे पहले
उससे पहले मैडम सुने, बड़े मजेदार है, उससे पहले हमें स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैग्नाविटी दिखाए, बड़ापन दिखाए, और ताकि कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि भाई जब स्टेट असेंबली आएगी हम खुद अपनी वो बना लेंगे, जब ड्यूटी की असेंबली बैठेगी हम रेजोल्यूशन डालेंगे और ये करेंगे कि स्टेटहुड का डाल के रेजोल्यूशन हम खुद ले लेंगे। तो उससे बेहतर ये है कि हम फिर पार्लियामेंट में जाएगा, फिर टकराव में आएंगे, और जम्मू एंड कश्मीर तो हर वक्त कन्फ्लिक्ट में रहा, चाहे वो सोशल कन्फ्लिक्ट था, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट था। तो ये जो जजमेंट की बातें हैं ये हमें जो मिलनी चाहिए, और जो आपने डेवलपमेंट बात की है, मैं सर यहाँ आपको मैं बताऊं मैडम। आपसे एक बार और ऐड कर रहा हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट, वीमेन रिजर्वेशन जो आज तक पॉसिबल नहीं होता था J&K में, वीमेन रिजर्वेशन इज देयर। टाइम्स ऑफ इंडिया की मैं आपको एक रिपोर्ट बताऊं, 6000 ऐसे हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स औरतें हैं जिनको गवर्नमेंट ने हेल्प करी है बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। तो क्या ये तरक्कियां नहीं है? बिल्कुल है। Women reservation, it was a, you know, it was a daydreaming like situation for a girl in Kashmir. बिल्कुल। और जो पैट्रियार्कल सोसाइटी समझी जाती है, जो Exactly. इस वक्त चाहे वो कश्मीर की सोसाइटी है, चाहे वो रेस्ट ऑफ इंडिया की, जो मेल डोमिनेंस है। लेकिन जो मैं बात करूं, एक और आपने कहा अजय, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए जम्मू और कश्मीर के निस्बत, जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आई, सबसे बड़ी चेंज जो मैडम हमने नोट की, वो जो हमारे जो रिजर्वेशन ST को नहीं थी, शेड्यूल ट्राइब को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं थी, जो हमारे गुजर बकरवाल भाई हैं, आपने देखा हमारे यहाँ पे डिलिमिटेशन भी हुआ, और उनको रिजर्वेशन, उसमें सीटें रिजर्व भी हुई। असलम साहब आप बताएंगे कि कितनी सीटें जो हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन की हुई, थोड़ा सा इसमें ऐड करें, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। ये जो 370 के पहले पॉलिटिकल रिजर्वेशन गुजर बकरवाल को नहीं थी। अभी कश्मीर के अंदर कंगन की कॉन्स्टिट्यूएंसी और लारनू कॉन्स्टिट्यूएंसी में वही कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है जिसके पास शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी होगी, यानी गुजर ही एमएलए कर सकता है। बिल्कुल, ये एक एम्पावरमेंट होगी ना। हमारी डीडीसी में कालारूस में हमारा गुजरों का डीडीसी बना, उड़ी से हमारा ताज मोहिद्दीन ST पे डीडीसी बना, लारनू में साजिदा बेगम बन गई, अनंतनाग में गोरसी साहब डीडीसी चेयरपर्सन। पहली बार जम्मू कश्मीर स्टेट में ग्रास रूट में किसी गुजर को ये चेयर मिली कि वो डीडीसी का चेयरपर्सन बना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का स्टेटस मिला साउथ कश्मीर में, जबकि पहले ऐसा नहीं। हो गई। बिल्कुल, और इसलिए लड़ रहे थे। We are living in a secular country. हर एक इंसान को अपना एक हक मिल रहा है। This is what I want to say. बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर अभी तक अगर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, I won't touch the regional parties and I won't play a blame game, but I would love to say it कि now we can talk freely. Now we have the right that we can fight for own self. तो इनका ही आगे कर दूंगा फॉरेस्ट राइट से जी, जो फॉरेस्ट लाइक के जो फॉरेस्ट डेवलपर्स थे, जो हमारे गुजर भाई, बकरवाल भाई, सिप्पी हैं, गद्दी हैं, ये लोग जाते थे पहाड़ियों में, जाते हैं, नोमैड जो हैं उनके राइट भी मिले। ये भी असलम साहब, नाजिर साहब आप भी जानते होंगे इसके बारे में। ये जो राइट्स लोगों को एक्ट पे आप बताएं, रीऑर्गेनाइजेशन के बाद एट्रोसिटीज एक्ट भी अप्लाई हुआ, फॉरेस्ट राइट एक्ट भी अप्लाई हुआ, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली। तो नाजिर साहब टेक्निकली एज एडवोकेट और एज लॉयर एक्टिविस्ट आप इस पे क्या बयान देना चाहेंगे, क्या ओपिनियन है आपका? नाजिर साहब बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सुभाष जी का, जो हमें एंगेज रखते हैं इन डिस्कशंस में, हेल्दी डिस्कशंस में। तो एक अच्छी बात कही सुभाष जी ने
कि post abrogation of Article 370, the state, the UT of Jammu and Kashmir is in transit of transformation. तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम एज अ लॉयर मैं ये बोलता हूँ कि अगर हम हमारे कोर्ट में कोई केस होता है, कोई सिविल डिस्प्यूट होता है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो हम कोर्ट में जाते हैं और एक स्टेटस को के जरिए उसको एक मुतनाज़ा बनाते हैं कि जब तक इसमें कोई डिसीजन ना आ जाए, तो तब तक दोनों पार्टीज इसमें कुछ नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक जमीन का टुकड़ा ही क्यों ना हो, तो मैं कहूंगा कि जो ये स्टेटस को था 370 से पहले जो जे.एंड.के में था, तो उस वजह से बहुत दिक्कतें थी कि जो हमारी जो सोशल, इकोनॉमिकल और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी, वो बहुत कम थी। और 370 हटने के बाद, जैसे मैं सबसे पहले बताऊँ कि एक पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ गई पूरे जे.एंड.के में। 370 हटने के बाद बहुत सारी ऐसी नेशनल पार्टीज है जो कि जम्मू कश्मीर में यूथ लीडरशिप को आगे बढ़ाना चाहती है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा सोशो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है, हमारे यहाँ मैं लगभग कश्मीर से बाहर बहुत स्टेट्स में ट्रैवल किया है मैंने, तो मैंने ये भी देखा है कि आउटसाइड जे.एंड.के कि कोई बच्चा जिसने 12th पास किया हो या ग्रेजुएट हो वो, तो अपना दिन का या महीने का आराम से किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करके वो अपने 30-40 हजार वो कमाता है महीने के। बट दैट थिंग वाज लैकिंग इन जे.एंड.के। तो अब ये एक उम्मीद है कि 370 हटने के बाद एक ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर है वो ग्रो कर सकता है कश्मीर में, क्योंकि वो जो स्टेटस को का था कि 370 है, तो वो जो जब हटा तो इसमें एक एक नई सी वो रोशनी आ गई कि नहीं जी, कश्मीर में भी वो डेवलपमेंट हो सकती है जो बाकी स्टेट्स में है। तो एक तो ये बात है। तो नाजिर तीसरी बात साहब, असलम साहब, मुझे लगता है जी जावेद बुद्धू साहब को भी उड़ी से आपने ज्वाइन कर लिया है? जी हाँ, जावेद वडू लगता साहब ने भी है ज्वाइन जावेद किया साहब है। भी जुड़ गए हैं उड़ी से हमें, हैं? तो मैं एक और जावेद साहब, आप मजेदार बात, अनम्यूट करें। आपका माइक ऑफ है, और जावेद बुद्धू जी जी साहब सर। को कहो। गुड आफ्टरनून तो सर, गुड इनको आफ्टरनून वेलकम एवरीवन, गुड आफ्टरनून। एवरीवन। तो एक असलम साहब, जो इन नाजर साहब की ही कंटिन्यूटी में मैं थोड़ी बात करूं, एक एक मैं बीच में जो मैं पिछले दिनों कश्मीर आया था, आपको आपकी जानकारी में है। तो सबसे बड़ी बात जो आज नोट की, रोड कनेक्टिविटी की। और मैडम आपने पहले की कि अभी तो इलेक्ट्रिक ट्रेन का प्रोजेक्ट भी चालू हो गया और कश्मीर से, बारामूला से कश्मीर होते हुए जम्मू की तरफ ट्रेन का सफर शुरू हो गया है, वो बियॉन्ड अक्रॉस द टनल टूवर्ड्स जम्मू। और जो एक मैं तो 4.5 घंटे में कश्मीर पहुंच गया, श्रीनगर पहुंच गया जम्मू से। तो जी कभी 8-10 घंटे यहाँ लगते मैं थे। जरूर एक चीज ऐड करना चाहूंगी नाजिर साहब की, कि नाजिर साहब ने प्राइवेट सेक्टर की बात की। मैं जरूर यहाँ कहना चाहूंगी, जो हमने रिसेंटली यहाँ इफ्तिदा देखी एक मॉल की, जहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हमने बात की कि फॉरेनर्स कैन इन्वेस्ट है, तो उससे क्या होगा, काम कौन करेगा, मेरा कश्मीरी नौजवान। बिल्कुल करेगा, बिल्कुल। अभी बुलवाड़ पे कौन होता है, कौन टूरिस्ट की देखरेख कर रहा है, मेरा कश्मीरी नौजवान। टूरिस्ट आता है, उसका फौरी मतलब उसका जो एक गाइड से लेके शिकारा मैडम वाला थोड़ा तक। सा मैं आपकी बात को ऐड करूंगा। हमारे जी पास फॉर्चुनेटली जो टूरिज्म है वो कितने किस्म का है जम्मू कश्मीर के, मजेदार बात है। मुर्शिद साहब, आप मुझे एंडोर्स करेंगे, असलम साहब भी करेंगे, नाजिर साहब भी करेंगे। जो हमारे पास टूरिज्म आ गया, एक कई जगह पे सिर्फ एक किस्म का टूरिज्म मिलेगा, रिलीजियस मिलेगा। हमारे पास रिलीजियस भी है, अमरनाथ यात्रा है, जी माता वैष्णो बिल्कुल देवी यात्रा है, हजरत बाल में है, जो हमारे जी यहाँ पे चिरारे शरीफ जाते हैं लोग जी इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे।
और जी हमारे जहां एक रिलीजियस टूरिज्म है, पिलग्रिमेज, और साथ में सीनिक ब्यूटी टूरिज्म भी है। तो जी कल मैं कंगन की तरफ गया था 2-3 दिन पहले, नारानाग की तरफ, तो वहां पे हमें जर्मन टूरिस्ट मिले जी जो ट्रैकिंग के लिए जा रहे थे, ट्रैकिंग एक्सपीडिशन पे जा रहे थे। तो हमारे पास सब कुछ है, कल्चरल टूरिज्म है, हमें जी सिर्फ एक्सपैंड करना है और बिल्कुल पीस लानी है। अगर हम पीस लाएं, डेमोक्रेसी को ग्रास रूट पे ले जाएं, जी पंचायती और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें हम पे मेहरबानी करे, हमें ग्राउंड लेवल पे हमारी डेमोक्रेसी ले जाए, पंचायत की इलेक्शन कराए, अर्बन बॉडीज की इलेक्शन कराए, तो ये सारा पीस खुद ब खुद रिवाइव हो जाएगा। पॉलिटिकल इंटरप्रेन्योर भी आएंगे, जो आपने कहा इन्वेस्टमेंट भी आएगी जब पीस होगी। जी यस जब टूरिज्म बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा। उड़ी वालों को चाहिए कि भाई उस साइड भी देखें, जो हमारा पुराना रूट है, जो हमारा अमन सेतु है। हम दुआ करते हैं जे असलम साहब हैं, बुद्धू साहब हैं, जे थोड़ा पीओ की तरफ जाएंगे, रोड खोलेंगे, आए जाएंगे लोग, इन्हीं के बिछड़े हुए लोग हैं, चाहे वो कुपवाड़ा के फैमिलीज हैं, चाहे वो पुंछ रजौरी में हैं, चाहे वो उड़ी वालों की है, जहां गुरेज वालों के लोग हैं। सर तो थोड़ा ऐड ये भी करना हम चाहूंगा चाहते हैं कि ह्यूमन टू सर। ह्यूमन। तो आगे आप चर्चा को शुरू रखें। बुद्धू साहब आपने ज्वाइन सर किया है तो आप भी थोड़ा सर बताएं। एक बात बीच में कहना चाहूंगा सर। आपने उड़ी वालों के लिए कहा, अमन सेतु की बात की आपने सर। अमन सेतु में पिछले साल 2023 में 1,60,000 टूरिस्ट आया है। 1,60,000 वेरी अप्रिशिएबल। 1,60,000 टूरिस्ट दिस सर। इज न्यूज टू मी। यस सर दिस श्योर इज श्योर न्यूज सर टू इट मी। इज। बिल्कुल सर अभी बहुत 2 दिन अच्छा है, पहले बहुत अच्छा। पुणे से आईएएस एस्पायरेंट्स आए थे। वो 10 लोग थे, वो भी अमन सेतु गए। तो हम चाहते हैं बॉर्डर बिल्कुल टूरिज्म को और फरोग मिले और बड़ा हो जाए, साफ हो जाए थोड़ा सा। हाँ, बिल्कुल। और बड़ा हो जाए। और हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी देखें, जो बॉर्डर अंडरग्राउंड टूरिज्म, फर्स्ट बॉर्डर टूरिज्म में आपका ही। बुद्धू साहब आ गया कि बॉर्डर टूरिज्म पे भी हमारी श्योर इकोनॉमिक सोशियो बढ़ सकती है, श्योर बढ़ बिल्कुल सकती। बिल्कुल। प्लीज प्लीज कंटिन्यू प्लीज। असलम वही जावेद साहब, कह रहा साहब था जो सर कि ये हमारे आप भी पास। उड़ीस हो तो आप भी थोड़ी इंफॉर्मेशन दो। ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जावेद हमारे साहब लोगों के लिए। जो उड़ी के अंदर चाहे वो टूरिज्म हो या सोशल एक्टिविज्म हो, तो आपका एक अपना उस पे होल्ड है, चाहे स्कूलों कॉलेजों की डिस्कशन हो, डिबेट हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो। तो ट्रेड जो चला था सलामाबाद में, जो इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर है, श्रीनगर मुजफ्फराबाद की जो बस सर्विस चली थी कारवान अमन, तो उस बस सर्विस के बारे में और ट्रेड के बारे में आप थॉरोली अगर बता दें, ताकि हमें ये अंदाजा लगे, जैसे ये टूरिज्म का डेटा आपने बताया कमान अमन जी सेतु का, तो ऐसे ही जी बस सर सर्विस और ट्रेड के बारे में। जी सर। बस सर्विस तो बड़ा अच्छा, जैसे सर फरमा रहे थे अभी के, दोनों कंट्रीज में, दोनों कश्मीर में आपस में मिलाप हुआ था, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। उसमें ड्रग इन्वॉल्व हो गया, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट को इसे बंद करना पड़ा। तो वो एक ट्रेड। नाजिर साहब ने जैसे कहा ना, जी नाजिर सर। साहब ने कहा, सुनिए बड़ी मजेदार। तो जी जी जी। इस पे हम आम आदमी का क्या कसूर है? ड्रग आम आदमी आम का कोई आदमी ने कसूर तो लाया। नहीं लाया, नहीं देखो लाया, ना, वो सही है। ये स्टेटस को हिलाओ। जी जहां कहीं कमियां रह गई थी फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ, फ्रॉम तो सिक्योरिटी थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू हलाना अगर उसको, पड़ेगा। उसका चेक जरा ज्यादा बढ़ा दे तो ट्रेड हाँ दोबारा बिल्कुल। से रिवाइव हो नहीं, सकता जैसे है देखो ना, और ये बस सर्विस भी चल सकती है। हम स्टेटस को तो ना कर सकते, थोड़ा नहीं, सा वो सही जहां है। गलती है, जहां थोड़ी जरूरत है सिक्योरिटी बढ़ा दो, और भी जैसा आप चाहते हो वैसा कर दो। हमें तो चाहिए अपना ट्रेड बढ़े हमारा, और मैन टू मैन कांटेक्ट बढ़े, और जो राइट। लोकल चीजें हैं अक्रॉस द एलओसी, वो अपनी हमारे ही, वो अगर शेयर हो जब जाए। देखो ना, हमारा तो रेजोल्यूशन है इंडिया की पार्लियामेंट का कि पीओके हमारा है। तो भाई पीओके तो हमारा होगा तब जब हमारे कांटेक्ट बनेंगे, मैन टू बिल्कुल मैन सही। है, कल्चरल एक्सचेंज होगा,
लोग आएंगे जाएंगे, ट्रेड होगा, वहां की जो चीजें हैं, आगे ही बार्टर सिस्टम है, तो वो वाली चीजें जो आप कह रहे हो वो ठीक हो सकता है। सिक्योरिटी चेक श्योर हो सकता है, स्टेटस क्यों नहीं को हो अब सकता राजद सर। साहब का है कि हटाओ, वो हटाओ। हाँ सर, जी जी सर, सर। मैं वही बोल रहा था मैं कि देखिए सर, सुबह से अभी बर्फ पड़ रही है, तो एक आम सा हाँ, एक्सक्यूज है कि अभी गाड़ी अगर मैं निकालूंगा तो गाड़ी स्लिप हो जाएगी, कोर्ट जाना है, बाकी हाँ, चीजें। ये आम सा एक एक्सक्यूज है कि बाहर मौसम खराब है तो घर में बैठना है। वैसे ही J&K की हमारी हालत थी कि पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के स्टेटस को है, कर नहीं सकते हैं। वो थोड़ा सा वैसे हिलाओ वैसे थोड़ा। वैसे जो हमारी जो यूथ है कश्मीर में, जो J&K में है, फर्टाइल माइंड्स है। हमारा जो बिल्कुल टूरिज्म है, वर्ल्ड में बेस्ट टूरिज्म हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। दे सकते हैं। अब मैं हार्टिकल्चर का लगा लो ना। हाँ जी, हॉर्टिकल्चर राजेश का, साहब हार्टिकल्चर जी, के बारे में बताएं यस थोड़ा, यस है यस, ना। हॉर्टिकल्चर में देखिए देखिए जो हमारी जो जमीन है यहाँ कश्मीर में, सबसे फर्टाइल लैंड है। जैसे हमें हमारे कश्मीरी सेब है, एक्सपोर्ट होते हैं, वो सैफरॉन है, एक्सपोर्ट होता है, या वॉलनट्स होते हैं, बाकी चीजें जो ना पूरा हॉर्टिकल्चर बूम है यहाँ कश्मीर में। अब एक चीज है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्कीम्स देती है, जो लोगों के लिए स्कीम्स देती है, चाहे हॉर्टिकल्चर के लिए या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, उसमें उसमें मुझे लगता है कि पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एक ऐसा सेटअप आना चाहिए ताकि जो सारी जो स्कीम्स है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के रिलेटेड जो भी स्कीम्स है, वो एक सिस्टमैटिक तरीके से एक ही डिपार्टमेंट एक उनको देखे। हमारा जो कहते एक हैं नाश्ता, मैं आपको बीच में रोकूंगा, उसके बारे में आप दर्शकों को बताओ और अपना एक्सचेंज करो कि हमारा जो फ्रूट आता है जी इसको प्रिजर्व, मैंने मैडम जे पहले ही बात की मैडम से कि जी भाई जी सर। इनफॉर्मल तौर पे हम बात कर रहे थे कि कोल्ड स्टोरेज, यस ताकि जो हमारा जो रास्ते में जो कभी रोड बंद होता था, अभी कनेक्टिविटी कहाँ नहीं रहेगी, ट्रेन भी आ गई है, ऐसी बात। लेकिन कुछ लोग वो हमारे जो इंडस्ट्री लग सकती है, जूस इंडस्ट्री लग सकती है, पिकल्स इंडस्ट्री लग सकती है, और कोल्ड सर वही तो मैं बोली हूँ इससे थोड़ा पहले उसके भी। बारे में बताएं। सर वही तो मैं इससे पहले भी बोली हूँ कि कोल्ड स्टोरेज की अगर आप बात करें तो अभी आप देखिए उसकी कितनी अशद जरूरत हमारे को है। उस कोल्ड स्टोरेज में हमारे कितने बच्चे एडजस्ट हो सकते हैं, हाँ, और और हमारा प्रिजर्व फिर रह सकता है वो डैमेज जो से। हमारा फूड सड़कों पे खराब हो जाता है वो कितना जी, प्रिजर्व रह सकता है। बागों में खराब हो जाता है, बागों में भी होता है। जी बिल्कुल। क्यों? सर, टूरिज्म के हवाले से मैं एक बात करना चाहूंगा। तो रिसेंटली मेरा एक विजिट था यहाँ यूसमर्ग डिस्ट्रिक्ट बडगाम में, एक प्लेस पड़ती है। हाँ जी, जी मैंने सुना है। जी, वो जी, चार्जशिप से लगभग 17 किलोमीटर दूर है। तो 4 साल पहले मैं तो कंटिन्यूअसली वहां जाता हूँ, बहुत अच्छी सीनिक है वहाँ। तो 4 साल पहले मैं वहां गया तो मुझे वहां से एक यूके से एक बंदा मिला, फॉरेनर था वो। तो फिर मैंने यस, बोला उनको कि यूसमर्ग तो अभी उतनी डेवलप्ड ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है नहीं, आप कैसे आ गए? तो उन्होंने बोला कि बेसिकली जो यूसमर्ग है ये हमारा जो कल्चरल टूरिज्म है उससे रिलेट होता है। मैंने बोला कैसे? यूसमर्ग तो मैंने तो कभी नहीं हाँ, सुना है। तो उन्होंने ये इसके पीछे बोला कि जो यूसमर्ग है उसको हम एक तरफ से होली मानते हैं, होली प्लेस, बिकॉज दे बिलीव दैट जीसस हैज सेट फुट ऑन यूसमर्ग। तो आई तभी सी, उसका, आई सी, हाँ, तभी आई जो सी। उसका नाम है वो यूसमर्ग पड़ा है, यीशु मसीह, यूसमर्ग तभी उसका नाम पड़ा है। तो वेरी नाइस। रिसेंटली मैं देख रहा था कि अब जब हालात भी ठीक हो गए तो आना जाना ट्रैवलर्स का वहां रहा है। तो जो हमारे कश्मीरी जो नौजवान हैं, तो उन्होंने, जैसे कि गवर्नमेंट उनको होटल्स बनाने, क्योंकि ग्रीन बेल्ट है, होटल्स नहीं बनाने दी, तो उन्होंने एक नया कंसेप्ट वहां लाया है, डोम टेंट का, बहुत ही ब्यूटीफुल। ठीक, वो वो क्या करते हैं, वो 1-2 महीने में वो तैयार करके वो सेटअप करते हैं, तो 5-6 महीने सीजन में वो लगाते हैं। बहुत ब्यूटीफुल होता है, और उसमें लगभग एक डोम टेंट में लगभग जो उसमें मेंटेनेंस बाकी 5-6 बच्चे सीजन के एडजस्ट हो जाते हैं। तो वैसे ही वो उन्होंने कंसेप्ट स्टार्ट किया। बोलने का मतलब ये है कि हमारे जो J&K में है, कल्चरल टूरिज्म या सिनिक टूरिज्म
बहुत ही बढ़िया चल और सकता है बॉर्डर टूरिज्म की बात कर दी है। यस सर, बॉर्डर टूरिज्म भी पोटेंशियल बहुत है, बस कुछ करने की जरूरत है। बिल्कुल जी बिल्कुल। नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, ऐसी बात नहीं है, कर रही है, ऐसा नहीं है, कर रही है। इसको थोड़ा सा ग्रास रूट पे ले जाना है, ले जाना, किताबों से राइट। निकाल के ग्रास रूट बेसिकली पे अभी ले जाना है। सर बेसिकली और अभी तक क्या हो रहा था, जो राइट चीज है ना वो लोगों तक नहीं जा रही थी, नहीं पहुंच रही थी। उसको बिल्कुल बिल्कुल उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम जो होता है ना उसको गलत तरीके से पेश किया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं मैडम एक और बात कर दूं बीच में, जी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। देखिए, नो मैं सर, ये नहीं कहना चाहता कि आज जो सोशल मीडिया का रोल जी ज्यादा है लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने में एज कंपेयर टू जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स है मीडिया था हमारा। जी। आप देखो जी। वहां पे क्या है, जो टीवी चैनल्स हैं, डिस्टेंशन है, लड़ाई है, और को इतना हेटेड पैदा कर रहे हैं, जी टकराव है। हम आज बात कर रहे हैं, मैं जम्मू से बैठा हूं और हमारे डिफरेंट कॉर्नर से लोग बैठे हुए हैं। उड़ी से ज्वाइन जी किया हुआ बिल्कुल है, चडूरा से ज्वाइन किया हुआ है, आप सेंट्रल कश्मीर में बैठे हैं, मैं जम्मू में बैठा हूं। हमारा कोई टकराव नहीं हो, हमारा एक ही मुद्दा है कि भाई जी हम सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल और इसको कैसे जम्मू कश्मीर को नया कश्मीर बनाए, हमारे यहाँ का यूथ कैसे प्रॉस्पर्स करे, कैसे हम यूनाइटेड रहें, राइट सर, और राइट। कैसे हम पीस को कन्वर्ट कर दें डेवलपमेंट की तरफ। तो वहां जी देखो, बिल्कुल बिल्कुल कोई एक बात करेगा, कोई हिंदू बन जाएगा पक्का, कोई मुस्लिम पक्का बन जाएगा, कोई पॉलिटिकल पार्टीज भी छोटे छोटे लेवल पे बातें कर रही हैं। कंस्ट्रक्टिव कोई बात नहीं कर रहा है, वैसे कंस्ट्रक्टिव काम चाहिए, बढ़ता याद जा है। रहा है। एक बैनर तले हाँ। अगर सब लोग लड़ाई झगड़ा छोड़ के एक बैनर तले सब लोग आके सिर्फ डेवलपमेंट की बात करें, हाँ, ठीक है, बिल्कुल, तो वो नौजवान है कितना हमारे पास, जरूरी है। कल मैं विमेन एक एम्पावरमेंट जर्नलिस्ट है। का एक कैप्शन देख रही थी, उनने किसी का नाम लेके हुए कहा था, मैं नाम नहीं लूंगी ये एक प्लेटफॉर्म में, तो कहा था वो बंदे को मैंने सिर्फ वोट मांगते हुए देखा। उस दिन के बाद और आज का दिन ना मुझे वो कहीं देखे ना उनके वर्कर्स कहीं देखे। किसी पार्टी के वर्कर की बात कर रहा था, तो ऑब्वियसली जो नौजवान अपना वोट कास्ट करे बिल्कुल ना, अभी तक क्या होता था, अवर ग्रैंड पेरेंट्स अवर पेरेंट्स दे वर नॉट अकाउंटेबल, मतलब वो अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते थे, लेकिन आज का नौजवान जो है दे आस्क कि अगर हमने अपना वोट कास्ट किया है उसकी कोई बिल्कुल वजह है और हमें उसका फायदा बिल्कुल, क्यों नहीं मिल रहा। नहीं, उसको पार्टिसिपेशन मिलने चाहिए इक्वल। एग्जैक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगी, उसको उसकी बात सुनी जाएगी। देखो, पंचायत जी सिस्टम है, अर्बन जी पार्टीज का है, तो जी लोगों बिल्कुल का बैक टू विलेज प्रोग्राम हुए, माई जी। टाउन माई प्राइड माई टाउन, वो लाडली बेटी के अंदर गांव कितनी तक गया। स्कीम्स है, लाडली है ना? बेटी के अंदर कितनी स्कीम्स है हाँ, और कितनी बिल्कुल बच्चियां उसका लाभ उठा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। और आप मजेदार देखो, सबसे पहले मैं मैडम कह दूं कि चलो कश्मीर तो एक फर्टाइल, सबसे एजुकेशन पहले, बिल्कुल एजुकेशन भी बुद्धू साहब, मैं आपसे ऐड करूं कि आप भी इसमें करते हैं, गर्ल्स एजुकेशन होना चाहिए। जी श्योर सर, गर्ल्स एजुकेशन पे गर्ल्स एजुकेशन, ज्यादा फोकस। है ना? वो एक सही है ना सर। आगे अच्छा रहेगा। हाँ जी सर, वो एक सही है ना सर। व्हेन यू टीच ए गर्ल, यू टीच गर्ल चाइल्ड, एन a society. When you teach a man, you teach a single person. सिंगल, तो जब हम गर्ल एजुकेशन की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा, तो यहाँ पर अभी अवेयर हैं लोग के बच्चियों नहीं को जहां तालीम कश्मीर का तो दे अच्छा रहे है, हैं। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, जी कश्मीर सर, का दे तो रहे हैं अच्छा। मैंने तालीम। कहा हमारी बात तो पूरे इंडिया तक जा रही है ना, अक्रॉस जा रही है, बच्चियों को राइट, पढ़ाना, बिल्कुल बच्चियों बिल्कुल। का उनका राइट। और मैं कहता हूं, हमने पहले भी बात की थी मैडम, सुनिए, मैंने क्या किया था शमीन मैडम, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, सर मैं जज था जहां पे मोटर एक्सीडेंट क्लेम की वीडियो होती,
तो वहां पे कोई डेथ हो जाती थी, इंजरी हो जाती थी, तो उसको कंपनसेशन देते थे। तो जनरली आपने देखा होगा, और मैं थोड़ा सा जुड़ा हूं एजुकेशन, जो समझो IAS KS या दूसरे लोगों से भी, जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं और जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं। तो मैंने वो बच्चों को समझाता हूं, जनरली क्या लिखते हैं, हाउस वाइफ। राइट सर। तो हमने कहा हाउस वाइफ नहीं चलेगा भाई, होम मेकर है। होम मेकर। अभी कोई होम मेकर, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, अभी बताऊंगा। मैंने दूसरी बात कहा कि हर एक हाउस के बाहर सिर्फ मेल जो हैं उनके नाम होते हैं। अगर कोई तो वीमेन, चाइल्ड वुमेन और वाइफ का नाम भी नहीं होगा, और ना के बच्ची का जो बच्ची होगी का भी उसका नहीं। वो पराई ही समझी जाती है। वो समझा जाता है कि ये पराया कर देना, इसका नाम नहीं लिखा जाएगा इस घर में। तो जो होम मेकर की बात है, असलम साहब मेरे से मुझको होंगे, ये भी एडवोकेट है, नाजिर साहब हैं। वहां पे क्या हुआ ट्रिब्यूनल में, मजेदार सुनिए। तो उन्होंने कहा, इंश्योरेंस कंपनी कहती हैं, जब क्लेम आया, एक वुमेन जो विक्टिम था, जहां डिसीज लगाई, उन्होंने कहा इसकी इनकम कोई नहीं है, उसकी इनकम कोई नहीं है, तो इसको क्या देना मुआवजा। तो हमने वहां पे, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जजमेंट दी है कि भाई ये देखो कौन से काम नहीं करती करके, जे कुकिंग का काम जे करती है, वॉशिंग का काम जे करती है, एक नर्स का काम जे करती है। और आज जो हमारा वुमेन फोक है जम्मू और कश्मीर का या इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी का, ये तो हॉर्टिकल्चर भी करती है, एग्रीकल्चर भी करती है, एनिमल हस्बेंड्री को भी करती है, और बच्चों को सब काम करती है। तो फिर उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मजेदार बात है, जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात, उन्होंने कहा कि भाई इसकी इनकम को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हमने इसको एज ए रिस्पेक्ट देनी है। मतलब इसकी इनकम अनगिनत है, अनमोल है, तो जो इसकी कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स, इसको होम वर्कर की डेजिग्नेट दिया। और उन्होंने कहा कि इसकी इनकम, देखिए आपको घर में ये सारे काम करने के लिए रखने हो, एक छोटा फैमिली है जो मिडिल फैमिली ने, तो कितना खर्चा आएगा, 5-5 हजार लगाओ, 5 सभी को देना होगा, तो ये काफी हैवी अमाउंट बनता है। तो फिर उन्होंने कहा कि इसको कंपनसेशन उसकी राइट बनता है, और उसका इकोनॉमिक जो वो है ना, उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा पेमेंट का। इकोनॉमिक जो उसकी कंट्रीब्यूशन है, रोल है एक फैमिली में, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसकी होना चाहिए आइडेंटिफाई, यार इसने इतना कंट्रीब्यूट किया है, जो नहीं होता है। क्या आप मैडम मेरे से सहमत हो? फिर मैडम जो मैंने बात की कि एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल पावर, उसके नाम पे भी जी सर, मैं क्या बताऊं, आइडेंटिटी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं क्या बताऊं, मैं खुद एक वर्किंग लेडी हूं, मैं खुद एक सिंगल मदर हूं, मैं अपनी फैमिली, अपने माँ बाप के साथ रह रही हूँ। ऑब्वियसली जब तक कि हम अपने घर पे अपने घर का काम, इवन आई एम अ मदर ऑफ ए सन, ही इज जस्ट 3+, उसका भी देखना पड़ता है। और आपको तो पता ही है, दिस टाइम ही नीड्स मी, मैं अपने काम और उसकी पढ़ाई में इस टाइम में एडजस्ट, क्योंकि अभी उसकी बेस बन रही है। जब अभी मैं ख्याल नहीं रखूंगी, बिल्कुल कल को मैं खुद को ब्लेम करूंगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो एक चीज है। और जो हमारे ये स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एडवोकेट्स, जर्नलिस्ट, रिटायर्ड जजेस, सोशल एक्टिविस्ट, एजुकेशन डिपार्टमेंट से लोग या बिजनेस कम्युनिटी के लोग, कॉर्पोरेट सेक्टर से, जो हम सब मिलके एक प्लेटफॉर्म अभी तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्द हम हर एक मामले का सॉल्यूशन जो है वो दे सकते हैं समाज को, दे सकते हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम भी समझ में आ रही है। हमारे पास कंसर्नड ऑफिसेज में जाने का एक एफिशिएंट तरीका, एक एफिशिएंसी है, हमारे यंग लोग जुड़ रहे हैं। लगता है असलम साहब का थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा।
मैं जी। इन्हीं को साथ रखते हुए मैं ये कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट की बात है। आज पीस आ रहा है जम्मू कश्मीर में, तो मैं कहूंगा कि जो वर्ल्ड लेवल की, जैसे पिछले लोग आए थे जो रियल एस्टेट में, टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट जी। करने के लिए आए थे, सऊदीया से, यूएई से, तो एक मैं प्रोग्राम देख रहा था असलम साहब, वो एक लेडी हैं, वो इंडिया से हैं और वो काफी इफेक्टिव हैं यूएई में, एडवोकेट भी हैं वो, एडवोकेट हैं। एडवोकेट भी हैं। तो हम उनसे भी एक करेंगे, उनके साथ भी एक प्रोग्राम करेंगे, उनको भी ऐड करेंगे। हम उनको कहेंगे प्लीज आप जम्मू कश्मीर को में इन्वेस्ट करिए, ताकि हमारे जो यूथ है और उसमें इनको काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और वो तैयार है इनिशिएटिव लेने के लिए जम्मू कश्मीर में। तो प्लीज आप असलम साहब रुके तो और कुछ बोलना है, वेदू साहब भी है, नाजिर साहब भी हैं, तो हम तो चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल नाजिक मुझे लगता आपसे है सुनना चाहेंगे कि जी, प्रोग्राम 50 के मिनट हो गए अंदर हैं, 50 एनवायरनमेंट मिनट। के भी इशू, जो हम और बोल रहे एक हैं कि तरफ इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। एनवायरनमेंट, दूसरी तरफ टूरिज्म, दोनों चीजों को नाजिर साहब किस तरीके से देखते हैं, और पब्लिक वो इंटरेस्ट इको लाइटिंग इको कहाँ पे इसको ग्लैमराइज कर सकती है? देखिए जो बेसिकली जो जे.एंड.के में जो यूथ है, जो उनका माइंड सेटअप है बेसिकली कि बहुत टाइम तक एक स्टेटस, जिसकी हमने बात की, एक स्टेटस को रहा था कि अभी पता, एक एक्सक्यूज था कि हालात खराब है। तो वो चीज हटने के बाद एक कल्चरल जो कल्चरल इम्बैलेंस है, जो कश्मीर का नौजवान और जो बाहर स्टेट्स है, तो एक जो कल्चरल इम्बैलेंस है वो किसी तरह से सही होना चाहिए। वो कल्चरल इम्बैलेंस, जैसे कि हम कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं या बाकी चीजें, उनमें पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट अभी हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट की, तो एक ये चीज था कि बाहर से जो भी जैसे कोई बिजनेसमैन है, कोई एंटरप्रेन्योर हो, तो वो पहले डरता था कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूं, कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करूं, तो 370 है, क्या हो जाएगा, पता नहीं कल को क्या। अब ये हटने के बाद एक चीज है कि एक वो रोशनी ऐसी आ गई है कि नहीं, जो बंदा जो कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, डरने की जरूरत नहीं। वो हाँ, डरने की जरूरत नहीं है, वो आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तीसरी बात यह है कि कैपेबिलिटी है जे.एंड.के में, जैसे कि हम अभी तक हमने बात की जाए, हॉर्टिकल्चर हो, हमारा टूरिज्म सेक्टर हो, या इससे अलावा भी बाकी चीजें हैं। इसके अलावा तो हमारे पास जो है एनएचपीसी के प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोसेस है, जी, जी, प्रोजेक्ट्स जी, हैं, तो उसमें जी, भी मुझे लगता है असलम साहब आप मेरे को इंडोर्स करेंगे, मैडम, और जी दूसरा सर, कि हमारे पास काफी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए नेचुरल जी बिल्कुल, वाटर है ना, काफी जी, अच्छा। जी, जो बिल्कुल, असलम साहब ने एक बात में कही थी नाजिर साहब बीच में, कि हमें एक टूरिज्म को भी लाना है, इंडस्ट्री या जो भी डेवलपमेंट करनी है, और साथ साथ इन्वायरमेंट की बात है, यस, इन्होंने एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। चाहे इन्वायरमेंट भी कश्मीर का बड़ा फ्रजाइल है, फ्रजाइल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन द टूरिज्म। सस्टेनेबल। अच्छा, मैं वो उस पर बात करूंगा। आज ई व्हीकल आ गई हैं, जी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आप में इंट्रोड्यूस हो गई हैं कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यस, टूरिस्ट के लिए हो गई हैं। तो इसलिए काफी वो आप, और हमारे जो फॉरेस्ट डिवेलपर्स हैं वो भी काफी ख्याल रखते हैं इकोसिस्टम मेंटेन करने में, बैलेंस, यस, और यस, मेंटेन। डेवलपमेंट जो भी हो वो सस्टेनेबल होना चाहिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और हमारे अपने यहाँ पे जो भी हैं, तो ये नहीं है कि एक सड़क बना रहा है, जो आपने देखा होगा किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में गांव में, दूसरा बाद में आ रहा उसको तोड़ रहा है, पानी वाला आगे उसको तोड़ रहा है, अपनी पाइप लगा रहा है। तो ये भी एक होना चाहिए, ताकि स्टेट चेक रहे, जो हमारा पैसा है इसको ऐसे नहीं, मतलब इसमें काफी वो वही सस्टेनेबल है, वही
और इसमें थोड़ा सा हमें देखना चाहिए कि पैसा बचे, कि ये पैसा हमारा ही टैक्स पेयर्स का पैसा है। रिसेंटली दिल्ली में यमुना के ऊपर काम हुआ, गंगा के ऊपर काम हुआ। काम हुआ। द्रुपति ड्रीम ट्रस्ट ने जब काम किया तो उनकी कोलैबोरेशन एनसीसी के डायरेक्टरेट से हुई। तो क्या बिल्कुल। हमारे उड़ी में 100 एनसीसी कैडेट क्लीन ड्राइव नहीं कर सकते? क्या हमारे आईएएस के एस्पायरेंट इस पे काम नहीं कर सकते? क्योंकि बाद में भी उनको भारत दर्शन टूर जब करना होगा बिल्कुल। तो जिस तरह कमान अमन सेतु उड़ी में कुछ आईएएस के ऑफिसर ट्रेनिंग गए, इसी तरीके से आईएएस एस्पायरेंट्स एंड द पॉलिटिकल एस्पायरेंट्स, क्योंकि यूथ लीडरशिप जो है वो भी अब आगे आने की पूरी तमन्ना कर रही है और उनका स्कोप भी है, पॉलिटिकल वैक्यूम है। तो और इस पे हमें कोशिश करनी है, अवेयर करना है, और इस और तरह के ज्यादा- प्रोग्राम से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। तो जो असलम साहब ज्यादा आप कहना चाहते हो कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जहां जो उनमें एनवायरमेंटल फैक्टर को भी काफी ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे जंग जो लोग हैं, हमारी जो नदियां हैं, रिवर्स हैं, जो हमारे जो स्प्रिंग्स हैं, इनको लोगों ने साफ रखेंगे। जैसे जेलम में जो है, डल में है, और डल मुझे अच्छा लगा, डल इस बार ठीक लगा। मैं गया था, काफी मुझे लगता है साफ था कंपेरेटिवली अदर्स, और उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ी हुई है। तो ऐसे ही जो हमारे जेलम्स हैं, हम तो ये चाहते हैं कि नेविगेशन हो। एक बार हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे गडकरी साहब, उन्होंने कहा था कि भाई हम नेविगेशन जहां से लेके बारामूला तक ले जाएंगे, जो हमारा साउथ कश्मीर से। तो मुझे लगता है बदू साहब, मैडम, नाजिर सर। साहब और असलम साहब, सर काफी सर बातें एक हुई। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर। ये हाँ, असम साहब ने भी प्लीज, कहा था प्लीज। जी, असम साहब ने अभी कहा था क्या हम एनसीसी के बच्चों को लेकर यहाँ के जो गंदे नाले हैं उनको साफ नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, मेरा एक रूटीन वर्क है, जो स्कूल्स के अंदर हो या स्कूल के बाहर, एनसीसी प्लस यहाँ तक कि आईएएस NSS भी होता ऑफिसर। है। जी सर, होता है एनसीसी, एनएसएस भी, भी हम कॉलेज के एनएसएस अंदर कॉलेज। NSS भी था। हाँ, एनएसएस कॉलेज में होता है सर। उनको लेकर बहुत बड़ी हमारे जो एनजीओ यहाँ हैं, एनजीओ भी कई बहुत सारे involved एनजीओ भी, इवन कि मैं आपको ये बताऊं कि आईएएस ऑफिसर हरविंदर सिंह एंड जेकेएएस ऑफिसर मिस्टर शौकत अहमद एंड मिस्टर रियाज अहमद मलिक, उनको मैंने लिया है क्लीननेस ड्राइव्स पर, और उन्होंने मेरे साथ एनसीसी कैडेट्स के साथ उड़ी मार्केट ही नहीं बल्कि जो नाला जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं उसको भी साफ कराया कई बार। बट फिर भी हमारे लोगों में अभी वो सिविक सेंस नहीं आई है ताकि वो उस पर दोबारा से गंदगी ना डाले। लेकिन ये बदकिस्मती है कि वो उतना कुछ करने के बाद फिर भी वही करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। तो इससे सस्टेनेबल टूरिज्म तो नहीं होगा, क्योंकि अगर टूरिज्म बाहर से आया तो उसको फिर भी इतना इल्म है कि वो अपना रैपर जो है, जो कुछ उसने दिन को खाया वो नहीं फेंकेगा। लेकिन लोकल लोगों में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, इसकी और जरूरत है। और इंशाल्लाह मैं इसके जितना भी हो सके मैं काम करूंगा और करता रहूंगा। इंशाल्लाह आपकी मदद और आपका सहायता चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुभाष एक जी, घंटा हो गया, 58 सर मिनट। सर एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में एक बात करना चाहता हूँ सर, क्योंकि आज आप जेकेपीएससी के मेंबर भी रहे हैं। तो क्या कि रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आई यूपीएससी की, तो उसमें बेसिकली क्या होता था, कुछ साल पहले उसमें एक रिजर्वेशन थी फॉर द डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उसमें ये था कि जो जेएंडके का जो एप्लीकेंट है उसकी जो अपर एज लिमिट होती एज थी लिमिट है जी, वो 32 प्लस 5 इयर्स एक्स्ट्रा देते थे बिकॉज ऑफ जेएंडके डोमिसाइल। तो वो इन चीजों को नजर में रखा जाता था कि एजुकेशनली थोड़ा बहुत पीछे है, फैसिलिटीज पूरी नहीं है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। हाँ, तो एक चीज उसमें था कि 32 इयर्स प्लस 5 इयर्स गवर्नमेंट का, बट रिसेंटली जो इको रही है, आवाज इको रही है जी, अब जो रिसेंटली जो नोटिफिकेशन आई है उसमें सिर्फ 32 इयर्स है। तो क्या आने वाले वक्त में हम ये इस एक्सपेक्टेशंस है कि ये जो 32 इयर्स है प्लस 5 इयर्स फिर से हो जाएगा कि 32 इयर्स ही रहेगा? नहीं, देखिए जो इससे जो देखिए
जो मिलता था हमें, जी जो जे वाली चीज है, तो हमारा स्टेटस वही है, चाहे वो डोमिसाइल है। कुछ लैब ऐड हुए हैं, पीआरसी में ऐड नहीं हो सकता था, डोमिसाइल में ऐड हुए हैं, लेकिन स्टेटस तो है ना हमारा डोमिसाइल। यस यस तो उससे मुझे नहीं लगता यूपीएससी ने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने, कोई चेंज लानी चाहिए। अगर वो हमारी इंटाइटलमेंट थी, बीइंग रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहां लद्दाख उस वक्त जो रेस्ट वाली स्टेट थी, उसको कंटिन्यूशन में ही रहना चाहिए। ये हमारी डिमांड है और हमारी जी, जी। इंटाइटलमेंट है। तो हमारे जो असलम साहब अब कॉन्फ्रेंसेस एडवोकेट हैं, नाजिर साहब आप हैं, तो थोड़ा आप इसमें करें। असलम साहब बताइए कि जो मैं कह रहा हूं नाजिर साहब, हाँ, जी उससे जी क्या जो फर्क आ गया हमारी कि 32 क्यों की, रिड्यूस क्यों की? इसमें ना यंग इंडिया की बात हो रही है ग्लोबल लेवल पे, कि जो ऑफिसर है वो ब्यूरोक्रेसी में यंग होना चाहिए, ताकि 21 साल से 27 साल तक ही अगर कोई सिलेक्शन में एसडीएम का प्रोबेशन करके डीसी बनता है तो ही कैन कंट्रीब्यूट मोर बेटर देन ओल्ड ऑफिसर। स्पेशल रिजर्वेशन सिर्फ शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट को दी जाती है जो 37 ईयर है। तो मान लेते हैं जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को 37 साल का दे दें, तो 60 पे उसने रिटायर होना है, तो मुझे लगता है 45 के आसपास वो जाके डीएम बनेगा, तो ही विल कंट्रीब्यूट लेस, बिकॉज बीमारियां भी ज़्यादा हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो विदेश के मुकाबले में हमारे देश में कम है। तो सब चीज़ों को मद्देनजर रख के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और लेकिन जो थिंक टैंक है इसमें जो स्टेक उनको ये होल्डर्स फैसला हैं, लेना है। अरे असलम साहब, जो स्टेक होल्डर्स हैं, देखिए कोई राइट किसी के पास है, उससे लेने से पहले प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस डिमांड्स कि उसके बारे में पूछना चाहिए। ये तो ठीक है, आपने जस्टिफाई किया, तो भाई ये है, हमें नहीं है। जो आपने एक आइडिया दिया कि ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन ये कारण भी है, लेकिन मेन कारण ये है कि किसी का हक किसी के पास है, वापस लेना है, तो उसको सुनना चाहिए। तो हमारा जम्मू एंड कश्मीर कितने ही लोग हमारे आते हैं, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूपीएससी मैग्नामिटी दिखाए, ठीक है 37 नहीं रखो, थोड़ा 35 तक दे दो, 3 साल हो रहा, 3 ही साल बोले तो 35 तक दे दो, ताकि हमें हमारी भी बच्चे 3 जी जी साल हमारे बढ़ा दो, ताकि हमारे बच्चे जो हैं, क्योंकि हमारा मुकाबला जम्मू एंड कश्मीर का ऐसी बात नहीं है फर्टाइल है, लेकिन हमारे जो कंडीशंस हैं, हमारा जो Conditions, टेरेन yes. है, ये बड़ा थोड़ा है। और जो एजुकेशन का वो हम मुकाबला नहीं कर सकते किससे, दिल्ली वाले से, चंडीगढ़ वाले, पुणे वाले से, मुंबई वाले से, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। हमारी काफी स्ट्रेंथ आती है आईएएस आईपीएस में, जी इसमें हमारे एक लोग एक्सेल कर रहे हैं इंटरनेशनली, इंटरनेशनली, ऐसी बात नहीं है। हमारे तो शाहिद ये चौधरी साहब असलम साहब एसटी को के एक बावजूद भी बात बताना चाहता हूँ टॉप इसमें 55 में आ गए। हमारे डीसी कुलगाम जो है सेकंड पोजीशन आईएएस लाई, हमारे शाह फैसल साहब ऐसी पहली पोजीशन, हमारे पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर एक गुजर हैं। बिल्कुल 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 ऐसी कोई बात नहीं है हमारे पास, लेकिन चलो जो इंटाइटलमेंट है, आगे ज्यादा पार्टिसिपेशन हो सकती है, इसमें क्या है। तो मुझे लगता है हम 1 घंटा से ऊपर चले गए असलम साहब, तो मुझे लगता है आज ये करेंगे, बहुत अच्छी बातें हुई हैं। देखिए असलम साहब को इतनी पॉजिटिवनेस, इतनी कंस्ट्रक्टिवनेस और इतना एडवांस जो हमारा बातचीत रही है, इतने हमने सभी बहुत डिबेट देखते हैं, हम एक ही बात करते जा रहे हैं और उसी को इंडोर्स कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि हमें कैसे लाना है पीस जम्मू और कश्मीर में, कैसे लोगों की इक्तिसादी और कैसे हमने लोगों को की जो हक हैं उनके, जो उनकी इज्जत मान है, जो आइडेंटिटी है कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की, उसको कैसे एक कायम रखना है। तो इस पे काफी बातचीत, तो मैं कहूंगा असलम साहब से प्लीज, तो काफी बात हुई, आप इसको कंक्लूड करो और धन्यवाद करो अपने जो मैडम पार्टिसिपेंट से हैं। असफ साहब ये रफीक साहब कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा एक हमारे और हैं असलम साहब,
आपके उड़ी से। जी, जी। रफीक साहब हैं, थोड़ा रफीक एक साहब मिनट से कर दो हम ना सुनना सामने। चाहेंगे कंक्लूडिंग रिमार्क्स। गुड आफ्टरनून सर। पीछे हाँ सामने कर दो बिल्कुल प्लीज। जी सर, ये तभी जिस पर हम गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये तभी पॉसिबल है जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में आए, वरना कुछ ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरीट में बैठकर अपने मनापुली कर कर निचली सतह तक नहीं पहुंच रही है वो स्कीमें जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है, जिनके कारण हम इग्नोर टाइम टू टाइम हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पहले भी थे मल्टीनेशनल। ये सबसे पहले हमने यही की। हेलो अभी जी सर। अभी आपकी बात लंबी हो जाएगी। हमने लेट ज्वाइन किया तभी। जी जी सर। हमने जी यही सर। स्टार्ट किया है। यहीं हमने से कहा start 3 इलेक्शन करवाओ, जम्मू कश्मीर में ड्यू है। जी जी जी। थैंक यू, थैंक यू। जो आप चाहते जी। हो, हमने 3 इलेक्शन डिमांड किए हैं एज पर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। राइट सर। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आई है, हमने कहा पॉलिटिकल सिस्टम रिवाइव करे। आपने Right, सुना sir. नहीं होगा, हमने मैं लेट ज्वाइन किया। अर्बन बॉडी, असेंबली और पार्लियामेंट की बात की है, और राइट वो सर। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करें। हाँ जहाँ सर। पॉलिटिकल सिस्टम भी आएगा, डेमोक्रेटिक सिस्टम भी आएगा, सब और हो सर, जाएगा। रिपोर्ट हम उसी- लोग असलम ही साहब, करेंगे। जैसे- करें conclude। हम सर जैसे मैडम से अगले प्रीवियस बार concluding आपको remarks ऐड करेंगे, देंगे। फिर लंबी बात हो, लंबा हो गया। असलम हम साहब, मीर सबीन मैडम को Thank you, sir. कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए गुजारिश करते हैं। आप चलिए, कंक्लूडिंग आप रिमार्क्स तो दे दीजिए आज के इवेंट के बारे में और फ्यूचर डिस्कशन के कैसा बारे में। रहा? जी थैंक यू सो मच सब पैनलिस्ट के लिए। इतना जरूर कहूंगी, जुडिशरी से आगे कुछ नहीं है। जो हम रिपोर्ट करते हैं या जो हमें देखने वाले हैं, जो हमें देखते हैं रिपोर्ट करते हुए, या मेरे भाई जो जूनियर है, मेरे छोटे बच्चे, चाहे बहन है, भाई हैं, उनसे भी यही गुजारिश करूंगी कि आप जो भी रिपोर्ट करें, एक कंटेंट सेंसिबल हो, वो कंटेंट ले जो आपका अपना हो, जिसमें कोई सेंस हो, यूजलेस कंटेंट ना दे, और जो अच्छाई, जो डेवलपमेंट है, उसको तरजीह दें। जहां पर आपको लगे कि तनकीद करनी है, उसको तनकीद करें, लेकिन तरीके से, किसी को डिफेम ना करें। और जहां तक तरक्की की बात है, उस चीज को अपने लोगों के सामने लाओ, और जो चीजें मतलब लोगों की बेहतरी के लिए हैं, जहां पर हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को हम ये बात याद दिलाएं कि यहाँ पर आप आगे आए और इस चीज पे काम करें, वो तरक्की मतलब तरीके से, एक खुश असलूबी से भी की जा सकती है, एज कंपेयर कि हम जाहिलों की तरह बस चिल्लाते रहे जिसका कोई यूज ना हो। असलम साहब, एक करें आराम से, एक तरीके से, चाहे हम अपने कलम के जरिए या बिल्कुल, अपनी माइक के जरिए हम काम पिछले करें, कहीं बहुत सालों से एक बहुत अच्छा तरीके है, से काम absolutely करें। right. कर रहे हैं। बहुत क्योंकि अच्छा हम मैडम का। पिछले क्योंकि एक जर्नलिस्ट कहीं- वो इंसान होता है जो एक ब्रिज बनता है बिटवीन द गवर्नमेंट, बिटवीन द जुडिशरी एंड द लोकल कॉनमैन, बिल्कुल बिल्कुल। सही। और वो एक ऐसा तो ब्रिज हम- होना चाहिए जो कि लोगों के फवाइद के लिए हो, ना कि उस चीज के लिए हो कि लोग उठ जाए सिर्फ एक रट्टा सुनते सुनते, ये हो गया, लेकिन उसका जो नटशल है कहीं समझ ना आए कि कहाँ है। बस हम मैं नहीं इतना ही निकाले। कहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी चांस। थैंक यू असलम साहब, थैंक यू सुभाष भाई, थैंक यू नाजिर साहब, थैंक यू जावेद साहब, थैंक यू सो मच। तो हम जब ये प्रोग्राम देखते थे, जज साहब you. अपने ऑफिस से कानूनी चर्चा चलाते थे, तो सारे वकीलों की ये एक ख्वाहिश होती थी और मुझसे कहते थे कि काश हम भी इस प्रोग्राम में शामिल होते, क्योंकि पूरे जी। भारत में कानूनी चर्चा की तरह कोई प्रोग्राम नहीं चलता जिसमें डिटेल्ड तरीके से एक्ट्स को समझाया जाता है, और उसके साथ साथ जो अभी आम व खास चर्चा जोड़ी गई है, जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बाकी लोगों को भी मौका मिल रहा है जो जुडिशरी से नहीं है। तो ये एक यूनिक चीज है इस प्लेटफॉर्म पे। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम इसका एक चैनल बना के इसमें लीगल न्यूज़ भी चलाएंगे और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर इस तरीके से मेमोरेंडम ऑफ डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचाएंगे ताकि उड़ी से लेके कन्याकुमारी तक
जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है वो बरकरार रहे और उसको एक कनेक्टिविटी मिले। एंड आई थिंक कल्चरल डेमोक्रेसी एंड कल्चरल डिप्लोमेसी इज द रियल डिप्लोमेसी एंड द रियल डेमोक्रेसी। और थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। एंड हम Thank you so जज much, साहब sir. से Thank you so जानना much. चाहेंगे एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स में, एक लाइन में, आप कैसे देखते हैं आजकल जो युवा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बडगाम, उड़ी, गांदरबल, श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, हर जगह से आपके कानूनी चर्चा के लिए चर्चा होती रहती है, तो इस सारी चीज को आप कैसे देखते हैं? मैं खुशकिस्मत समझता हूं अपने आप को कि जो मैंने इनिशिएटिव शुरू किया है, मैं खुशकिस्मत समझता हूं अपने आप को कि जो मैंने इनिशिएटिव किया है शुरू, तो वो आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हो, आप लोगों का बड़पन है, और मैं ये देख के खुश होता हूं। पता क्या है, देखिए क्या होता है, अगर उधर से अच्छा रिस्पांस आए तो कैसे कहते हैं ना, पढ़ाने वाला गुरु होता है ना, जैसे टीचर लोग पीछे के होंगे, ये होता है कि जब बाप जहां गुरु पढ़ाने वाला देखता है यार ये मेरी बात कोई सुन रहा है और अप्रिशिएट कर रहा है, तो उसको खुशी होती है। इससे और ज्यादा खुशी कोई नहीं। और तो हमने तो ये चैनल आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है, कानूनी चर्चा जैसे है, जो हमारे पास है वो हम एक्सचेंज करेंगे। और आज तो मैंने काफी लोगों को एक्सचेंज करने के लिए इन्वॉल्व कर लिया है, जैसे मैडम को, असलम भाई को, नाजिश है, उदूसी है, और दूसरे हमारे साथ जुड़ते हैं Thank you, sir. और Sir, टाइम से जोड़े anytime. जा रहे हैं हम, है ना। जी, ये हमारी बिल्कुल। ड्यूटी है, हमारा फर्ज है असलम साहब। तो मुझे लगता है, तो मैं असलम साहब प्लीज करो धन्यवाद, तो काफी अच्छा रहा। Thank you, sir. Thank you so much. बहुत थैंक बहुत यू शुक्रिया आप सबका एवरीवन, जावेद थैंक यू। साहब का, Thank you. क्योंकि थैंक यू सर, बर्फ थैंक यू बहुत पड़ रही एवरीवन, थी थैंक यू। कश्मीर में, और उस बर्फ के बावजूद भी हमने अपनी बैटरीज बचा करके रखी आज थी। तो काफी और बर्फबारी हो रही थी कश्मीर में, जैसे हमें पता हाँ, चला, तो चलो और उसके हमारा बावजूद भी ये फॉर्चूनेट है कि वाईफाई असल में चलते रहे हमारे, ये भी चलते रहे, कनेक्टिविटी और चलती हमारा रही। जो इसका नियत मतलब हो साफ गया, है, इसका हम मतलब हुआ कि अपने जो सफर को कश्मीर की लेकर ना कनेक्टिविटी है, बड़े ही संजीदा हैं। नहीं, जो कश्मीर की कनेक्टिविटी है, खासकर जो आज हमने कंटिन्यूटी में प्रोग्राम किया, तो अच्छा है, ऐसे ही कनेक्टिविटी बनी रहे। बनी रहे। थैंक यू वेरी मच।